नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। इस बुलेटिन में हम आपको रूबरू करवाते हैं दुनिया भर की हलचल से। तो आइए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपको दिखाते हैं अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां। भारत और वियतनाम के बीच हुए कई समझौते। प्रधानमंत्री मोदी ने वियतनाम को एक्ट ईस्ट नीति और हिंद प्रशांत विजन में बताया भारत का अहम साझेदार। कहा, हम विस्तारवाद नहीं बल्कि विकासवाद के पक्षधर। वियतनाम के पीएम ने पीएम मोदी के नेतृत्व को सराहा। इजराइल ने हमास को दिया एक गहरा जख्म। हमास के सैन्य प्रमुख मोहम्मद दाइफ को मार गिराने का किया दावा। 13 जुलाई को गाजा के खान यूनिस में की गई कार्रवाई में दाइफ के मारे जाने की पुष्टि की। हमले में खान यूनिस ब्रिगेड का कमांडर राफा सलामे और अन्य आतंकी भी ढेर। हानिया की मौत पर ईरान की बदले की चेतावनी पर इजराइल का पलटवार। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा, किसी भी स्थिति से निपटने के लिए हैं पूरी तरह तैयार। किसी भी ओर से आक्रामक कृत्य की वसूलेंगे भारी कीमत। शीत युद्ध के बाद कैदियों की सबसे बड़ी अदला बदली। तुर्की की राजधानी अंकारा में 7 अलग अलग देशों की जेलों से 26 लोगों का आदान प्रदान। रिहा होने वालों में अमेरिका, जर्मनी, पोलैंड, स्लोवेनिया, नॉर्वे, रूस और बेलारूस के कैदी शामिल। आरक्षण की आग में झुलसी बांग्लादेश सरकार की बड़ी कार्रवाई। जमाते इस्लामी और इसकी छात्र शाखा इस्लामी छात्र शिविर पर आतंकवाद विरोधी कानून के तहत की कार्रवाई। और आइए सबसे पहले आपको लिए चलते हैं एशिया की ओर। वियतनाम के प्रधानमंत्री फाम मिन चिन के भारत दौरे के दौरान उन्होंने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। इस दौरान दोनों देशों ने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के साथ साथ व्यापक रणनीतिक साझेदारी के कार्यान्वयन के लिए कार्य योजना तैयार की। साझा वक्तव्य में दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता भी जताई। वियतनाम के प्रधानमंत्री फाम मिन चिन का भारत दौरा द्विपक्षीय सहयोग की उपलब्धियों से भरा रहा। नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी बैठक और प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता में बड़े फैसले हुए। दोनों देशों ने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के साथ साथ व्यापक रणनीतिक साझेदारी के कार्यान्वयन के लिए कार्य योजना तैयार की। पीएम मोदी और उनके वियतनाम के समकक्ष ने नया चांग में बने आर्मी सॉफ्टवेयर पार्क का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। दोनों देशों के बीच कई सहमति पत्रों का आदान प्रदान भी हुआ। 2024 से 2028 की अवधि के दौरान व्यापक रणनीतिक साझेदारी के कार्यान्वयन के लिए कार्य योजना, भारतीय केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड और वियतनामी सीमा शुल्क विभाग के बीच सीमा शुल्क क्षमता निर्माण में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन, कृषि अनुसंधान और शिक्षा में सहयोग के लिए केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय इम्फाल और वियतनाम कृषि विज्ञान एकेडमी हनोई के बीच समझौता ज्ञापन, कानून क्षेत्र में सहयोग के लिए वियतनामी न्याय मंत्रालय और भारतीय कानून एवं न्याय मंत्रालय के बीच समझौता ज्ञापन, दोनों देशों के बीच $300 मिलियन के $2 क्रेडिट लाइन समझौते, वियतनाम के मी सोन विरासत स्थल में एफ ब्लॉक के संरक्षण और जीर्णोद्धार के लिए आशय पत्र, औषधीय पौधों के क्षेत्र में सहयोग पर पारंपरिक चिकित्सा प्रशासन वियतनाम और राष्ट्रीय औषधीय पौधे बोर्ड भारत के बीच समझौता ज्ञापन और लोथल गुजरात में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर को लेकर सहयोग और विकास पर सहमति पत्र शामिल हैं। साथ ही वियतनाम के आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे संबंधी गठबंधन में शामिल होने की घोषणा भी की गई। प्रसार भारती और वॉइस ऑफ वियतनाम के बीच इस समझौते से रेडियो और टेलीविजन प्रसारण में सहयोग बढ़ेगा। वॉइस ऑफ वियतनाम की तरफ से उसके अध्यक्ष और प्रसार भारती की तरफ से सीईओ गौरव द्विवेदी ने सहमति पत्रों का आदान प्रदान किया। इसके अंतर्गत संस्कृति, शिक्षा, विज्ञान, मनोरंजन, खेल, इतिहास, पर्यटन, समाचार और आपसी हित के क्षेत्र से जुड़े मुद्दे शामिल हैं।
दोनों देश अपने यहाँ होने वाले महत्वपूर्ण सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक कार्यक्रमों, त्योहारों और प्रतियोगिताओं के बारे में एक दूसरे के साथ सामग्री साझा करेंगे। ये समझौता दोनों देशों के बीच संपर्क और लोगों को एक दूसरे के बारे में जानने में बहुत लाभकारी होगा। साझा वक्तव्य में दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता जताई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द्विपक्षीय व्यापार में 85% से अधिक बढ़ोतरी, रक्षा एवं सुरक्षा सहयोग और कनेक्टिविटी में इजाफे को सराहा। हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी और हमारे इंडो पैसिफिक विजन में वियतनाम हमारा महत्वपूर्ण पार्टनर है। इंडो पैसिफिक के बारे में हम दोनों के विचारों में अच्छा सामंजस्य है। हम विस्तारवाद नहीं, विकासवाद का समर्थन करते हैं। हम फ्री, ओपन, रूल्स बेस्ड और समृद्ध इंडो पैसिफिक के लिए अपने सहयोग को जारी रखेंगे। बुद्धिज्म को भारत वियतनाम की साझी विरासत बताते हुए पीएम ने बुद्धिस्ट सर्किट में वियतनाम के लोगों को आमंत्रित किया। पीएम ने बताया कि दोनों देश विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाएंगे। डिफेंस और सिक्योरिटी के क्षेत्र में सहयोग के लिए नए कदम उठाए हैं। नया चांग में बने आर्मी सॉफ्टवेयर पार्क का आज उद्घाटन किया गया। $300 मिलियन की क्रेडिट लाइन पर बनी सहमति से वियतनाम की मैरीटाइम सिक्योरिटी सशक्त होगी। हमने यह भी तय किया है कि आतंकवाद और साइबर सुरक्षा इस विषयों पर सहयोग को बल दिया जाएगा। वियतनाम के पीएम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए को तीसरी बार मिले जनादेश पर बधाई दी। उन्होंने विश्वास जताया कि पीएम के नेतृत्व में विकसित भारत का लक्ष्य हासिल होगा। Electricity coverage for 28 million poor households, 5G connection, social security, and a dramatic increase in the people's living standard, and food security for all, including 800 million who benefit from free food. This is a result of a great effort from the Indian government and His Excellency Prime Minister personally. वियतनाम के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा में दिखी गर्मजोशी दोनों देशों के रिश्तों में लगातार आ रही मजबूती को दिखाती है। हाल के कुछ वर्षों में दोनों देश एक दूसरे के विश्वसनीय दोस्त और विकास यात्रा में भागीदार बनकर सामने आए हैं। अक्षय, जैसिका और सुधीर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आइए अब अगली खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। इजराइल और हमास के बीच संघर्ष लगातार जारी है। वहीं पिछले 48 घंटे में हमास को 2 बड़े झटके लगे हैं। एक तो हमास के राजनीतिक प्रमुख इस्माइल हानिये की ईरान में हत्या, वहीं अब हमास के सैन्य प्रमुख मोहम्मद दाइफ की मौत की पुष्टि भी इजराइल ने की है। इस सब के बीच ईरान के सर्वोच्च नेता खामनेई ने इजराइल को चेतावनी दी है कि इस्माइल हानिये की मौत के लिए उसे कड़ी सजा दी जाएगी। राजनीतिक शाखा के प्रमुख इस्माइल हानिया की मौत के एक दिन बाद अब सैन्य प्रमुख मोहम्मद दाइफ की मौत की पुष्टि कर इजराइल ने आतंकी संगठन हमास को गहरा जख्म दिया है। इजरायली सेना ने गुरुवार को मोहम्मद दाइफ को खान यूनुस में पिछले महीने किए गए एक हमले में मार गिराने का दावा किया है। मोहम्मद दाइफ इजराइल पर 7 अक्टूबर को हुए हमास के हमले का मास्टरमाइंड था। इस खुलासे के बाद हमास को बहुत बड़ा झटका लगा है, जबकि इजरायली सेना को बहुत बड़ी सफलता मिली है। इजरायली सेना ने एक बयान में कहा कि लड़ाकू विमानों ने खान यूनुस के इलाके में हमला किया और दाइफ की मौत की पुष्टि खुफिया आकलन के बाद ही की जा रही है। इस हमले में खान यूनुस ब्रिगेड का कमांडर राफा सलामे और उसके साथ अन्य लड़ाके भी मारे गए। आईडीएफ ने इस हमले का वीडियो भी जारी किया है।
मोहम्मद दाइफ अब तक 7 बार मोसाद और इजरायली सेना को मात दे चुका था। यही वजह है कि वो इसकी जांच कर रही थी। हालांकि 13 जुलाई की सुबह दक्षिणी गाजा में 8वें हमले में उसे मार गिराया गया। इस हमले के लिए इजरायली एयरफोर्स ने फाइटर जेट से लेकर ड्रोन तक का इस्तेमाल किया था। इस बीच IDF ने कहा है कि वो इजराइल पर किसी भी ईरानी हमले के लिए तैयार है। तेहरान में हमास नेता इस्माइल हनिया की हत्या के बाद ईरान ने बदला लेने की धमकी दी है। हालांकि इजराइल ने हनिया की मौत की अब तक जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन इजराइल ने कहा कि वो किसी भी हालात से निपटने के लिए तैयार है, किसी भी आक्रामकता का बड़ी कीमत वसूल करेगा। इजराइल किसी भी स्थिति के लिए रक्षात्मक और आक्रामक दोनों तरह से पूरी तरह तैयार है। हम किसी भी क्षेत्र से अपने खिलाफ आक्रामकता के किसी भी कृत्य के लिए बहुत भारी कीमत वसूल करेंगे। उधर तेहरान में हनिया की नमाज जनाजा पढ़ी गई। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनी ने हनिया की नमाज जनाजा पढ़ाई। हनिया की बुधवार को एक मिसाइल हमले में मौत हो गई थी। खामेनी ने इजराइल को चेतावनी दी है कि इस्माइल हनिया की मौत के लिए कड़ी सजा दी जाएगी। गाजा युद्ध के बाद से पश्चिम एशिया के क्षेत्र में गंभीर तनाव है, लेकिन हाल में IDF की बड़े पैमाने पर की गई कार्रवाई में ये तनाव और बढ़ गया है। 2 दिन पहले IDF ने हिजबुल्लाह कमांडर फुआद शुक्र को ढेर कर दिया था। फुआद शुक्र और हनिया की मौत के बाद क्षेत्र में तनाव कम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। रूस समेत दूसरे देश संबंधित पक्षों से संयम बरतने की अपील कर रहे हैं। ब्रिटेन के विदेश और रक्षा मंत्री लेबनान की राजधानी बेरूत पहुंचे और प्रधानमंत्री मिकाती से मुलाकात की। सभी पक्षों से अंतर्राष्ट्रीय संकल्पों का सम्मान करने और उन्हें लागू करने का आह्वान किया। 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हमले के बाद से हमास द्वारा लोगों को बंधक बनाने के 300 दिन पूरे हो गए। बंधकों के परिजनों ने उन्हें याद किया और उन्हें जल्द रिहा कराने के लिए सरकार से ठोस कदम उठाने की मांग की। क्षेत्र में बढ़ते तनाव के बीच लुफ्थांसा ने 8 अगस्त तक तल अवीव से आने जाने वाली उड़ानें रद्द कर दी हैं। इसके अलावा एयरलाइंस ने बेरूत आने और जाने वाली उड़ानों को रद्द करने की अवधि को 12 अगस्त तक बढ़ा दिया है। और यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। ए संभाल कर, हाँ, आई मारो पप्पा फॉरेन थी लाई आव्यो। हाँ, सत्यानाश भाई, नुकसान कैसा भरेगा तुम? स्टॉक मार्केट में भी रिस्क उतना ही लें जितने की कैपेसिटी और रिस्क की जानकारी हो। ऑप्शंस ट्रेडिंग बहुत सोच समझ कर करें। अरे वाह दिकरा, एकदम बराबर। रिस्क समझ कर लेने का। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। ये डाउट बहुत ही अमेजिंग चीज है, काम आसान कर देती है। अब जिस पे भी डाउट है वो तो ऑटोमेटिकली आउट है। लेकिन मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लेते हुए कोई डाउट नहीं है, क्योंकि यहाँ है पूरी ट्रांसपेरेंसी, 100% भरोसा और सुरक्षा। तभी तो मुथूट फाइनेंस है भरोसा इंडिया का, इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। तो गोल्ड लोन लेने के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। बांग्लादेश सरकार ने बांग्लादेश जमाते इस्लामी और उसके छात्र संगठन बांग्लादेश इस्लामी छात्र शिविर पर प्रतिबंध लगा दिया है। गृह मंत्रालय के सार्वजनिक सुरक्षा विभाग की ओर से 1 अगस्त को बांग्लादेश की आज़ादी का विरोध करने वाले समूह पर प्रतिबंध लगाने की अधिसूचना जारी की गई है। सरकार ने ये कदम बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों के लिए कोटा प्रणाली को लेकर देश भर में हुए हिंसक प्रदर्शन के बाद उठाया है। इस कट्टरपंथी पार्टी पर विरोध प्रदर्शन भड़काने का आरोप लगाया गया है। चलिए अब आपको लिए चलते हैं यूरोप की ओर।
अमेरिका, रूस और पश्चिमी देशों के बीच कैदियों की अदला बदली हुई है। कैदियों की अदला बदली की इस डील को तुर्की की राजधानी अंकारा में कराया गया है। डील के तहत अमेरिका, रूस और जर्मनी सहित 7 देशों की जेलों में कैद 26 कैदी रिहा किए गए। इनमें से 2 नाबालिग सहित 10 कैदियों को रूस भेजा गया है। वहीं 13 कैदियों को जर्मनी और 3 कैदी अमेरिका भेजे गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस डील के लिए पहले ही मंजूरी दे दी थी। इसे शीत युद्ध के बाद से अब तक की सबसे बड़ी अदला बदली माना जा रहा है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि रिहा हुए कैदियों से उन्होंने परिवार वालों ने बात की है। अमेरिकी नागरिकों में वॉल स्ट्रीट जर्नल के पत्रकार इवान गेर्शकोविच, पूर्वी अमेरिकी नौसैनिक पॉल व्हेलन और रेडियो जर्नलिस्ट अलसू कुर्माशेवा शामिल हैं। पिछले महीने 19 जुलाई को गेर्शकोविच को जासूसी के आरोप में दोषी करार दिया गया था। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के बीच यूक्रेन को लंबे इंतजार के बाद अपने सहयोगियों से F-16 लड़ाकू विमान की पहली खेप मिल गई है। यूक्रेन इससे जहां उत्साहित है, वहीं रूस ने कहा है कि रूसी सेनाएं यूक्रेन के F-16 लड़ाकू विमानों को मार गिराने के लिए तैयार हैं। अमेरिका सीधे यूक्रेन को F-16 लड़ाकू विमान मुहैया नहीं करा रहा है, बल्कि डेनमार्क ने 19 जबकि नीदरलैंड ने 24 F-16 लड़ाकू विमान मुहैया कराने का वादा किया है। F-16 लड़ाकू विमान की पहली खेप मिलने से यूक्रेन उत्साहित नजर आ रहा है। इसमें कोई शक भी नहीं है कि इससे कीव की वायुसेना की ताकत बढ़ेगी। लेकिन रूस का दावा है कि इससे युद्ध के मोर्चे पर कोई खास असर नहीं पड़ने वाला है। रूस ने कहा कि रूसी सेनाएं यूक्रेन के F-16 लड़ाकू विमानों को मार गिराने के लिए तैयार है। उन जेटों की संख्या धीरे धीरे कम हो जाएगी, उन्हें मार गिराया जाएगा। हालांकि युद्ध के मैदान में इस आपूर्ति का कुछ खास प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। यूक्रेन कई महीनों से अपने पश्चिमी सहयोगियों से F-16 लड़ाकू विमान मुहैया कराने की मांग कर रहा था। पश्चिमी देशों ने पहले आशंका जताई थी कि उन्नत हथियारों की आपूर्ति करने से युद्ध का दायरा बढ़ जाएगा, लेकिन बाद में F-16 लड़ाकू विमान मुहैया कराने के लिए सहमत हो गए। F-16 की गिनती दुनिया के सबसे भरोसेमंद और सुरक्षित लड़ाकू विमान में होती है। इसे अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने बनाया है। F-16 की लंबाई 15 मीटर, चौड़ाई 9.45 मीटर और ऊंचाई 5 मीटर है। ये 15,235 किलोमीटर की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। F-16 की रेंज 4,200 किलोमीटर है। ये 2,145 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है। F-16 सिंगल इंजन वाला मल्टी रोल लड़ाकू विमान है। F-16 विमान किसी भी मौसम में और रात में भी ज्यादा सटीकता के साथ हमला करने में सक्षम है। अमेरिका सीधे यूक्रेन को F-16 लड़ाकू विमान मुहैया नहीं कर रहा है। डेनमार्क ने 19 जबकि नीदरलैंड ने 24 F-16 लड़ाकू विमान मुहैया कराने का वादा किया है। आमतौर पर इसे उड़ाने के लिए पायलटों को 3 साल की ट्रेनिंग दी जाती है, लेकिन यूक्रेन के पायलटों को 9 साल का प्रशिक्षण दिया गया है। आकाश की रक्षा करने के लिए यूक्रेन की क्षमता का निर्माण करना बहुत महत्वपूर्ण है। हम इसके लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। इसी बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि वो नहीं चाहते हैं कि चीन युद्ध में मध्यस्थ की भूमिका निभाए। उन्होंने कहा कि अगर चीन युद्ध खत्म करना चाहता है तो इसके लिए रूस पर दबाव डाले। उधर मालदोवा ने रूसी दूतावास के कर्मचारी को जासूसी के संदेह पर देश से निष्कासित कर दिया। वहीं यूक्रेन में निर्वासन में रह रहे रूस के एक पूर्व सांसद रूसी ड्रोन हमले में घायल हो गए। ड्रोन हमला उन्हें और उनकी पत्नी को निशाना बनाकर किया गया था। और आइए अब आपको दिखाते हैं अमेरिकाना। नवंबर में होने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से पहले यहां राजनीतिक पारा गरमाने लगा है। एक तरफ रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप हैं तो दूसरी ओर डेमोक्रेट उम्मीदवार की दावेदारी जता रही कमला हैरिस। दोनों के बीच जमकर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। फिलहाल ट्रंप द्वारा कमला हैरिस की नस्लीय पहचान पर सवाल खड़े किए जाने से एक नया विवाद पैदा हो गया है। अमेरिका में धीरे धीरे चुनावी पारा चढ़ने लगा है।
हालांकि चुनाव में अभी कई महीने हैं, लेकिन रिपब्लिकन प्रत्याशी डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेट्स की ओर से दावेदार कमला हैरिस के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर चरम पर है। कमला हैरिस के अपने प्रतिद्वंदी पर आक्रामक रुख के बाद ट्रंप द्वारा उनकी नस्लीय पहचान पर सवाल खड़े किए जाने से विवाद पैदा हो गया है। नेशनल एसोसिएशन ऑफ ब्लैक जर्नलिस्ट के सालाना सम्मेलन में कमला हैरिस पर बड़ा हमला बोला ट्रंप ने। कहा कि कमला जानबूझकर अश्वेत पहचान भुनाने में लगी हैं। हालांकि वो खुद को हमेशा भारत से जुड़ा हुआ बताती थीं। वो इंडियन हेरिटेज को प्रमोट करती थीं, लेकिन अब वो अचानक से अश्वेत हो गई हैं। वो अश्वेत कब से हो गईं? अब वो चाहती हैं कि उन्हें अश्वेत के तौर पर पहचाना जाए। कुछ साल पहले तक मैं नहीं जानता था कि वो अश्वेत हैं। अब वो खुद को अश्वेत के रूप में पेश करना चाहती हैं। मुझे नहीं पता है कि वो भारतीय हैं या अश्वेत। ट्रंप इस बयान के बाद विवादों में घिरते नजर आ रहे हैं। उन्हें कड़ी आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। व्हाइट हाउस ने उनके बयान को अपमानजनक बताया है। उन्होंने जो कुछ भी कहा है कि वो घृणित हैं और अपमानजनक हैं। किसी को यह बयान बताने का कोई अधिकार नहीं है कि वे कौन हैं, वे कैसे पहचानते हैं। वहीं कमला हैरिस ने ट्रंप की टिप्पणी को पुराने समय का विभाजनकारी और अपमानजनक व्यवहार बताया है। अमेरिकी लोग बेहतरी के हकदार हैं। हमें एक ऐसा नेता चाहिए जो ये समझे कि हमारे बीच का अंतर हमें बांटता नहीं है। ये हमारी मजबूती का बहुत जरूरी स्रोत है। कमला हैरिस पहली काली और एशियन अमेरिकन उपराष्ट्रपति हैं। उनकी जड़ें भारत और जमैका से भी हैं। दरअसल अमेरिकी चुनाव में श्वेतों के अलावा अश्वेतों, दक्षिण एशियाई मूल के लोगों और हिस्पैनिक लोगों का एक अच्छा खासा वोट बैंक है। उन्हें लगातार अश्वेतों और दक्षिण एशियाई मूल के लोगों का समर्थन मिल रहा है। राष्ट्रपति जो बाइडेन के उम्मीदवारी से पीछे हटने के बाद कमला हैरिस की अप्रूवल रेटिंग पिछले हफ्ते की तुलना में 8% बढ़ी है। अगली खबर, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस ने कहा है कि भारत सरकार ने ग्रामीण किसानों को बैंकिंग प्रणाली से जोड़कर करोड़ों लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। उन्होंने कहा कि वो अब सभी लेन देन के लिए स्मार्टफोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पहले इनका बैंकिंग प्रणाली से कोई संबंध नहीं था। Rural farmers in India who never had a relationship with the banking system are now able to transact all their businesses on their smartphone. They pay their bills, they receive payment for orders. 800 million people lifted out of poverty. Because there's a high level of internet penetration in India. Almost everyone has a cell phone. That is not the case in many parts of the global south. अमेरिका में एक बड़े घटनाक्रम में 11 सितंबर 2001 को वर्ल्ड ट्रेड टावर पर हुए आतंकी हमले के मामले में 3 संदिग्ध अपना गुनाह कबूल करने के लिए तैयार हो गए हैं। गुनाह कबूल करने के बदले में उन्हें मौत की जगह आजीवन कारावास की सजा होगी। तीनों संदिग्ध क्यूबा के ग्वातानामो बे में कई सालों से बंद हैं। इस मामले पर जो बाइडेन के रवैये को लेकर विपक्षी उन पर निशाना साध रहे हैं। 11 सितंबर 2001 के हमलों का गुनाहगार खालिद शेख मोहम्मद और 2 अन्य आरोपी कोर्ट के समक्ष अपना गुनाह कबूल करने के लिए तैयार हो गए हैं। ये तीनों आरोपी अमेरिकी प्रशासन के साथ इस बात पर सहमत हो गए हैं कि वो अपना गुनाह कबूल करेंगे और बदले में अभियोजन पक्ष अदालत में मौत की सजा की मांग नहीं करेगा। हालांकि पेंटागन ने सहमति की शर्तों और नियमों को लेकर कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई है, लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स ने बताया है कि तीनों आजीवन कारावास की सजा के बदले में अपना जुर्म कबूल करने के लिए तैयार हो गए हैं। तीनों संदिग्धों के नाम खालिद शेख मोहम्मद, वलीद मोहम्मद, सालेह मुबारक बिन अत्ताश और मुस्तफ़ा अहमद एडम अल हुसावी हैं। ये तीनों क्यूबा के ग्वांतनामो बे स्थित अमेरिकी सैन्य अड्डे पर वर्षों से बंद हैं। इन पर आतंकवाद और 2976 लोगों की हत्या का आरोप लगाया गया है, जिनमें से 11 सितंबर 2001 को न्यूयॉर्क शहर में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, पेंटागन और शैंक्सविले और पेंसिल्वेनिया में एक मैदान पर हमला भी शामिल है। बचाव पक्ष के वकील ने जांच को खारिज करने की मांग की थी। वकील ने हिरासत में पूछताछ के दौरान आरोपियों को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था। अमेरिकी सीनेट रिपब्लिकन नेता मिच मैकोलेन ने इस मामले पर राष्ट्रपति जो बाइडेन के ढुलमुल रवैये पर जोरदार हमला बोलते हुए अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर लिखा कि आतंकवाद के सामने
बाइडेन हैरिस प्रशासन की कायरता एक राष्ट्रीय अपमान है। बता दें कि 11 दिसंबर 2001 को अमेरिकी शहर न्यूयॉर्क में आतंकवादियों ने 2 अमेरिकी यात्री विमान को वर्ल्ड ट्रेड टावर की 2 गगनचुंबी इमारतों से टकराया था। यह आतंकवादी हमला अमेरिकी इतिहास का सबसे बड़ा आतंकवादी हमला माना जाता है। अलकायदा के इन हमलों में लगभग 3000 लोग मारे गए थे। इन हमलों के बाद अमेरिका ने आतंकवाद के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की और अफगानिस्तान और इराक पर हमले शुरू किए। खालिद शेख मोहम्मद 11 सितंबर के हमलों का मास्टरमाइंड माना जाता है। 56 वर्षीय खालिद पाकिस्तानी नागरिक है जो कुवैत में पला बढ़ा है। ऐसा कहा जाता है कि उसने ही अलकायदा सरगना ओसामा बिन लादेन को मिसाइल के रूप में जहाज़ों को इमारतों से टकराने की योजना का प्रस्ताव दिया था। इससे पहले साल 1993 में अपने भतीजे के साथ मिलकर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के नीचे पार्किंग गैराज में एक कार बम विस्फोट करने की साजिश रची थी। खालिद मोहम्मद को 2003 में पाकिस्तान से पकड़ा गया था और फिर 2006 में ग्वांतनामो बे में स्थानांतरित करने से पहले अफगानिस्तान में CIA द्वारा संचालित गुप्त जेलों में रखा गया था। 2007 में जेल में सुनवाई के दौरान उसने इस बात की तस्दीक की कि 9/11, बाली और कीनिया सहित अलकायदा द्वारा किए गए कई अन्य विस्फोटों में वो शामिल रहा है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहाँ पर। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। माई भाई, मैंने भी इस बार SIP करके म्यूचुअल फंड में पैसे डाले, तो मुझे ये जानना था कि KYC का चक्कर क्या है। म्यूचुअल फंड सही है .com या अपने म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पे जाओ, पैन नंबर डालो और सिर्फ इतना दे कि तुम्हारा KYC स्टेटस रजिस्टर्ड है या वैलिडेटेड। रजिस्टर्ड हो तो आधार और पैन कार्ड के साथ अपना KYC वैलिडेट करो, जरूरी है और ज्यादा वक्त भी नहीं लगता। और वैलिडेटेड हो तो सही है। सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। राशि की स्कूल फीस, घर का किराया, कितनी जिम्मेदारियां हैं सर पे। तुम तो टर्म लाइफ इंश्योरेंस लिए बिना ही चले गए। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 470 रुपए महीने से शुरू। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और आइए अब आपको दिखाते हैं अफ्रीका नामा। नाइजीरिया की राजधानी अबुजा में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों की भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े। दरअसल नाइजीरिया के लोग देश में जीवन स्तर की बढ़ती लागत और प्रशासनिक मुद्दों के खिलाफ देश भर में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। 1 साल पहले नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला अहमद टिनुबू ने अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए अर्थव्यवस्था में सुधारों की शुरुआत की थी, जिसके चलते महंगाई दर 28 सालों के सबसे उच्च स्तर पर है और नाइजीरिया की मुद्रा नाइरा तेजी से गिर रही है। तो अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस बुलेटिन में आज इतना ही। आप हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार।